महाराष्ट्र में बीजेपी की राजनीति से ज्यादा चुनाव आयोग और उसकी साजिशों पर है। वीडियो को अंत तक देखिएगा और तब आपको पता चलेगा कि कैसे बीजेपी ने महाराष्ट्र में खेला किया और कैसे इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने उसका साथ दिया भरपूर खुलकर। और यह भी बताएंगे कि कैसे इस पूरी साजिश में सुप्रीम कोर्ट तक शामिल है। चाइना गेट फिल्म में एक डायलॉग था कि हमसे लड़ने का हौसला तो जुटा लोगे, लेकिन हमारे जैसा कमीनापन कहां से लाओगे। हरियाणा और महाराष्ट्र का रिजल्ट यही कह रहा है और केंचुआ कह रहा है, केंचुआ में बैठे राजीव कुमार कह रहे हैं। ये वीडियो काफी जबरदस्त होने वाली है, आखिर तक देखिएगा। बातचीत शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है, पहली बार है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिएगा, टन से लाइक और शेयर जरूर करें। इसके साथ ही आप सब जानते हैं कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी आपके मुद्दों पर बात कर पाते हैं और केंचुआ से सवाल कर पाते हैं, तमाम संवैधानिक संस्थाओं की पोल खोल पाते हैं। इसलिए यदि आपको हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। 23 नवंबर से पहले नरेंद्र मोदी के सामने दो चुनौतियां थी, ये कि वो राहुल गांधी को रोकें या अडानी को बचाएं। उन्होंने राहुल गांधी को रोकना चुना, इससे अडानी भी बच गए। महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम से साफ हो गया कि धारावी अब अडानी की है और मुंबई में अडानी का ही सिक्का चलेगा, और सिर्फ चलेगा नहीं, इस बार तो दौड़ेगा। लेकिन इससे महाराष्ट्र का चुनाव परिणाम अश्लील नजर आने लगा है। इस परिणाम को हासिल करने के लिए मोदानी ने एनसीपी और शिवसेना को तोड़ा और आज दोनों पार्टियों को सियासी तौर पर खत्म कर दिया। बीजेपी का गठबंधन 200 सीटों के आसपास जीतते हुए दिख रहा है। कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार का गठबंधन 50 सीटों पर सिमट जाए तो भी आश्चर्य नहीं होगा। यह नतीजा हैरान करने वाला है। यह नतीजा उन लोगों को हैरान कर सकता है जो भाजपाई रणनीति और चुनाव आयोग की साजिशों को अब तक ध्यान लगाकर देखे नहीं थे। बाकी लोगों को पहले से अंदाजा था, यही उम्मीद थी कि यही होने वाला है। हर कोई जानता था कि मोदी महाराष्ट्र जीतने के लिए कुछ भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो मोदानी ने क्या किया, अब ये बताते हैं। पहली बात तो यह कि शिवसेना और एनसीपी का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं सुनाया, लटकाए रखा। और सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र के मामले को लटकाने वाले एक शख्स हैं जिनका नाम है चंद्रचूड़, DY चंद्रचूड़, जो पूर्व जस्टिस हो चुके हैं। पहले महाराष्ट्र में अवैध सरकार चली और अब चुनाव में उन अवैध पार्टियों को वैध बना दिया गया। महाराष्ट्र में स्थानीय चुनावों को टाले रखा गया, BMC का चुनाव नहीं करवाया गया और सुप्रीम कोर्ट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। चंद्रचूड़ बकबकाते रहे और ये सब तब हुआ जब DY चंद्रचूड़ देश के चीफ जस्टिस थे। यही वो CJI थे जिन्होंने मोदी के साथ गणेश आरती की और अयोध्या का फैसला लिखा। तो अभी महाराष्ट्र में जो हो रहा है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी पूरी तरह से जिम्मेदार है, चंद्रचूड़ भी उतने ही जिम्मेदार है। अब आ जाइए चुनाव आयोग पर। 20 नवंबर को वोटिंग के बाद हर दिन चुनाव आयोग वोट परसेंटेज बढ़ाता रहा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का पब्लिक रिलेशन विभाग चुनाव आयोग का काम करता रहा, कितने वोट पड़े ये सब जारी करता रहा। महाराष्ट्र का चुनाव हरियाणा के साथ होना था, लेकिन चुनाव आयोग ने इसमें देरी की और महाराष्ट्र का चुनाव 1 महीना देरी से कराया। और इस दौरान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 2000 से ज्यादा सरकारी प्रस्ताव जारी कर दिए। महिलाओं को 3000 रुपए प्रति महीना बांटे गए। लड़की बहन योजना को लगातार प्रचारित किया गया। प्रचार में नफरत की डोज बढ़ाई गई और चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट सब चुप्पी मारे बैठे रहे। इसी सरकार ने मुंबई में अडानी को जमीन दी। धारावी के विकास के नाम पर जमीनों की लूटपाट हुई, लेकिन किसी ने कोई सवाल नहीं किया। 20 नवंबर को वोटिंग के बाद चुनाव आयोग ने वोटर टर्नआउट में 20 लाख वोट बढ़ा दिए। चुनाव आयोग ने यह नहीं बताया कि ये वोट कहां से आए और वोटिंग के बाद वोट कैसे बढ़ता रहा। काउंटिंग से एक दिन पहले महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के बिना हस्ताक्षर वाला चुनावी डेटा जारी कर दिया गया। इसे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कार्यालय के पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। क्यों भाई, ये काम तो चुनाव आयोग का था, आप कौन होते हैं इलेक्शन का डाटा जारी करने वाले। लेकिन आप सब जानते हैं मुमकिन है योजना जारी है, अमृत काल में कुछ भी संभव है। क्या ये इसलिए किया गया ताकि लोगों में भ्रम बना रहे? क्या ये इसलिए किया गया कि बीजेपी को जिताया जा सके? वोट फॉर डेमोक्रेसी ने पहले लोकसभा चुनाव और फिर विधानसभा चुनाव में रिसर्च के जरिए यह साबित कर दिया है कि कैसे वोट परसेंटेज के जरिए खेला हो रहा है और बीजेपी को जिताया जा रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले इसी सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को क्लीन चिट दी थी और राजीव कुमार को अपनी मनमर्जी करने की छूट दी। यह फैसला बताता है कि न्यायपालिका, चुनाव आयोग और सभी संवैधानिक संस्थाएं तानाशाह की गुलाम हो चुकी हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि महाराष्ट्र में महिलाओं ने बड़ी संख्या में वोट किया है, लड़की बहन योजना के चलते वोट किया है। तो सवाल यह है कि क्या इसलिए झारखंड में JMM को जीतता हुआ दिखाया जा रहा है या जीत रही है, ताकि यह कहा जा सके कि देखो झारखंड में भी तो हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान योजना का असर दिखा दिया, महिलाओं ने बड़ी संख्या में वोट किया है। साजिश की बू यहीं से नजर आती है। महाराष्ट्र कोई झारखंड और बिहार की तरह गरीब नहीं है, वहां महिलाओं के लिए 1500 रुपया कोई मायने नहीं
रखता। लेकिन जिन सीटों पर मोदी की रैलियों में कुर्सियां खाली थी वहां भी बीजेपी की जीत हो गई। एकनाथ शिंदे ने रिजल्ट आने से पहले ही यह दावा कैसे कर दिया कि उद्धव ठाकरे को छोड़ने वाला शिवसेना का एक भी विधायक चुनाव हार गया तो वे राजनीति से संन्यास ले लेंगे, यानी एक भी विधायक नहीं हारेगा। क्या आज से पहले आपने भारत की राजनीति में किसी भी नेता द्वारा ऐसी भविष्यवाणी, ऐसा दावा सुना था कि मेरी पार्टी का कोई भी विधायक हारेगा नहीं? और एकनाथ शिंदे की पार्टी के नतीजों को देखें तो साफ है कि शिंदे अपने बातें में कामयाब रहे। सवाल यह है कि मुख्यमंत्री को इतना कॉन्फिडेंस कहां से आया? यह तो उसी तरह हो गया जैसे हरियाणा में नायब सिंह सैनी ने कहा था कि हमने सारी व्यवस्था कर ली है, सरकार हम ही बनाएंगे। महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों को देखें तो यह पहली नजर में अविश्वसनीय लगता है, लेकिन अगर आप थोड़ा ठहर कर देखें तो यह अश्लील भी लगता है। यह बताता है कि लोकतंत्र में भी अगर सिस्टम कब्जा कर लिया जाए तो कोई भी नतीजा हासिल किया जा सकता है। संविधान और लोकतंत्र की कस्में खाने वाले जज भारत के लोकतंत्र को बर्बाद होते हुए देख रहे हैं, लेकिन उनका भी नंबर आएगा, सबका नंबर आएगा। मोदी ने अडानी को बचा लिया है, अब उनका कुछ नहीं होगा। विदेश से पैसा मिले न मिले, लेकिन वो महाराष्ट्र को लूट कर अमीर बन सकते हैं, नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। महाराष्ट्र का चुनावी ट्रेंड जैसे ही सेट हुआ, गोदी मीडिया में जश्न का माहौल हो गया। सोशल मीडिया पर विपक्ष को गालियां देने का काम शुरू हो गया, राहुल गांधी पर सवाल उठने लगे। लेकिन महाराष्ट्र में मोदी ने अडानी को बचाकर आत्मघाती कदम उठाया है। उन्हें बहुत सारे सवालों के जवाब देने होंगे, हालांकि जवाब तो देते नहीं है। जवाब नहीं देने से जवाब देने की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। चुनाव प्रक्रिया से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है और वे विपक्षी पार्टियों से चुनाव के बहिष्कार की मांग करने लगे हैं। याद करिए आप लोग कि कैसे गुजरात की अदालत ने राहुल गांधी को 2 साल की जेल की सजा सुनाई, तो अमित शाह भी सार्वजनिक कार्यक्रमों में कहने लगे थे कि राहुल गांधी देर न करें, ऊपरी अदालत जाएं और जमानत लेकर आएं। अमित शाह को यह डर था कि यह बंदा जेल चला गया तो इसे रोकना मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह बीजेपी के खिलाफ चुनावी बहिष्कार की बात होने लगी है। जनता की यह आवाज जितनी मजबूत होगी, बीजेपी के लिए मुश्किल होगी। महाराष्ट्र का रिजल्ट विपक्ष के लिए एक सबक भी है, हालांकि विपक्ष को सबक वक्त से कोई फर्क पड़ता हुआ नजर नहीं आता है। एक जगह लात खाते हैं, फिर तैयार रहते हैं दूसरे चुनाव में लात खाने के लिए। विपक्ष को चुनावी सिस्टम से लड़ना होगा। अब यह साफ हो गया है कि अगर वे चुनाव का बहिष्कार नहीं करते तो कुछ नहीं होने वाला। अगर संस्थाओं में सुधार की बात नहीं होती तो कुछ नहीं होने वाला। बाकी संगठन कमजोर है, पैसा नहीं है, ये सब दूसरी चिंताएं हैं, छोटी चिंताएं हैं। पहली चिंता यह है कि सिस्टम आपके खिलाफ है, वो आपको जीतने ही नहीं देगा, क्योंकि जो चक्रव्यूह तैयार किया गया है वो आपको किसी भी हाल में मजबूत होते हुए देखना नहीं चाहता। अब आपको बोल्ड फैसले लेने होंगे, मजबूरी में लेने होंगे। बंद करिए चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेना। जो सिस्टम आपके खिलाफ है, आप उसी सिस्टम में पार्टिसिपेट करके उसे वैलिडेट क्यों कर रहे हैं? क्यों आप उसका भाव बढ़ा रहे हैं? 2014 से पहले आम आदमी पार्टी के पास कितना पैसा था, कितना संगठन था? जनता जब बदलाव के लिए तैयार होती है तो वो बदलाव कर देती है। संगठन नहीं देखती, पैसा नहीं देखती। महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने जबरदस्त प्रदर्शन किया, खूब मेहनत की, लेकिन विधानसभा में उन्हीं के खिलाफ जनता ने बीजेपी को जिता दिया। क्या ये लगता है आपको कि ये जनता द्वारा दी गई जीत है? कांग्रेस को यह समझना होगा कि सिस्टम अब सबके खिलाफ है, जनता के खिलाफ है। वो विपक्ष को किसी भी रूप में जीतने नहीं देगा। वो हर चुनाव जीतेगा, उत्तर भारत कंट्रोल में रखेगा जहां लोकसभा की ज्यादा सीटें हैं। विपक्ष का मुंह बंद कराने का अब मोदी के पास सिर्फ एक ही जरिया बचा है, चुनाव जीत लो और डिक्लेयर कर दो कि विपक्ष निकम्मा है। तानाशाही से परेशान लोग कहेंगे, अरे विपक्ष वाले कुछ करते ही नहीं है, बैठे रहते हैं, आलसी हैं, कामचोर हैं, निकम्मे हैं, डरपोक हैं। लेकिन वे चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट की चुप्पी को भूल जाते हैं। वो मोदी के सामने जजों के सरेंडर को भूल जाते हैं और यही मोदी की ताकत बन जाता है। हर चुनावी हार के बाद बहुत सारे लोग टीवी पर और सोशल मीडिया पर बैठकर ज्ञान देने लगते हैं, विपक्षी नेताओं को कोसने लगते हैं, उनके भीतर तमाम बुराइयां निकालने लगते हैं। मगर असल समस्या जो है, जो केंचुआ की समस्या है, जो राजीव कुमार की समस्या है, जो इनकी बिकवाली का समस्या है, उस पर बात नहीं होती, उस पर चर्चा नहीं होती। लोग लगातार विपक्ष से ये कहते हैं कि तुमने आंसर अच्छे से नहीं लिखा, जबकि इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता कि जो कॉपी जांचने वाला है, जो कॉपी चेक करने वाला है, वो पहले से मन बनाकर बैठा हुआ है कि हमको किसे जिताना है, किसे हराना है। वो लगातार पहले दिन से बीजेपी को जिताने के लिए ही काम कर रहा है। तो बात साफ है, अगर केंचुआ ही ईमानदार नहीं दिखता तो फिर आप चाहे जितना बढ़िया प्रदर्शन कर लीजिए, जितना बढ़िया चुनाव लड़ लीजिए, क्या ही कर लेंगे। महाराष्ट्र जीतकर मोदी ने एक बार फिर से राहुल गांधी को धराशायी कर दिया है। महाराष्ट्र का चुनाव मोदी के लिए हरियाणा के मुकाबले कई गुना ज्यादा अहम था, लेकिन मोदी के महाराष्ट्र जीतने के बाद यह कहा जाने लगा है कि उन्होंने अडानी को बचाने के लिए साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके महाराष्ट्र जीता है। पिछले 10 साल से चुनाव प्रक्रिया सवालों के घेरे में। लोग नहीं जानते कि कब से ईवीएम में ऐसी बैटरी इस्तेमाल होने लगी जो दिन भर चलने के बाद भी 90% चार्ज रहती है। हम ये भी नहीं जानते कि भूत कब से वोटिंग करने लगे जो हर रात को वोटिंग परसेंटेज बढ़ने लगा है। हम ये भी नहीं जानते कि कब से एक राज्य से दूसरे राज्य में पढ़ने गए बच्चे वोटर बनकर मतदान करने लगे हैं। हाँ, ये जरूर जानते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो 2014 के बाद से शुरू हुआ है। ये सब विश्वगुरु टाइप का कारनामा। जब खिलाड़ी के ऊपर प्रेशर बढ़ने लगता है तो हर गेंद इंपॉर्टेंट हो जाती है, हर ओवर निर्णायक हो जाता है, हर गेंद पर रन बनाना जरूरी होता है। बल्लेबाज के लिए एक भी गेंद का खाली जाना प्रेशर बढ़ाने वाला होता है। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र जीतकर नरेंद्र मोदी ने यह साबित कर दिया कि राहुल गांधी को रोकने के लिए उनके ऊपर काफी
प्रेशर है। राहुल गांधी के बढ़ते ग्राफ को कम करने की हर कोशिश की जाएगी। महाराष्ट्र की जीत से बीजेपी के ऊपर उंगलियां उठेंगी और इन सवालों को दबाने के लिए उन्हें नफरत की डोज बढ़ानी होगी। यानी इंतजार करिए, आने वाले दिनों में नफरत की डोज और ज्यादा मिलेगी। जनता के पैसे से चलने वाले दूरदर्शन पर रीमा पारासर जैसे लोग इसलिए बिठाए गए हैं कि नफरत का डोज टीवी के जरिए 5 किलो राशन पर जीने वाले लोगों तक सरकारी माध्यम से पहुंचती रहे। इसे एंटी मुस्लिम एजेंडे का सार्वजनिक वितरण यानी पीडीएस समझिए। आपने महसूस किया होगा कि हरियाणा की जीत के बाद भाजपा ने पूरे मुल्क में जहर बो दिया, एक बार फिर से नई खेती कर दी। बावजूद इसके चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठते हैं, कम नहीं हुए। महाराष्ट्र में हेरफेर करके जनता के स्वाभाविक रुझानों को बदला गया है, इस बारे में सभी आशंका जाहिर कर रहे हैं। तो संदेह के बादल और गहरे होंगे। जनता राहुल गांधी को देखेगी और कहेगी कि बंदे ने सही कहा था, मोदी ही अदानी का प्रोटेक्टर है। भारत के प्रधानमंत्री का जनता की नजरों में किसी धन्ना सेठ का गुलाम हो जाना पीएम के लिए बहुत ही खराब चीज है। भारत में कोई कितना भी अमीर क्यों न हो जाए, आम आदमी उसे सही इंसान नहीं मानता, क्योंकि भारत नैतिक रूप से भ्रष्ट होता ही जा रहा है और गरीब आदमी जानता है कि नैतिकता के सहारे धन कमाया नहीं जा सकता, कम से कम धन्ना सेठ तो नहीं बना जा सकता। इसलिए आम आदमी की नजरों में भारत का धन्ना सेठ हमेशा रक्त पिपासु ही होता है। महाराष्ट्र मोदी के लिए अब दोधारी तलवार की तरह है। मोदी का कोई भी फैसला उन्हें दोनों तरफ से चोट देगा। अब महाराष्ट्र से कुछ भी गुजरात शिफ्ट होगा तो जनता सड़कों पर उतर सकती है, क्योंकि शरद पवार और उद्धव ठाकरे के पास लड़ने के सिवाय कोई विकल्प ही नहीं बचा है। कांग्रेस के साथ दोनों पार्टियों को 50 के आसपास समेट दिया गया है लगभग, यानी गठबंधन की किसी भी संभावना को खत्म कर दिया गया है। मोदी महाराष्ट्र में शरद पवार को कोई भी मौका देना नहीं चाहते थे। वे हर राज्य में चित भी मेरी, पट भी मेरी और अंटा मेरे पप्पा का चलाना चाहते हैं, लेकिन तलवार अपनी धार के दम पर ही चलती है और चलेगी तो कटेगी। इसलिए महत्वपूर्ण यह होता है कि तलवार किसके हाथ में है। अदानी के लिए हिंदुस्तान को दांव पर लगा देना अब बैकफायर करने लगा है। चुनावी नतीजों के जरिए जनता को चुप कराने का तरीका किसी दिन ज्वालामुखी की तरफ फट भी सकता है, और जब तक ये नहीं फटता मोदी के पास पूरा समय है, क्योंकि जनता समझ गई है कि अदानी किसके लिए वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं। महाराष्ट्र में जो हुआ है इसकी आशंका सभी को थी। राहुल गांधी पर सवाल उठाने वाले लोग दरअसल बीजेपी की मदद करते हैं जब वे संवैधानिक संस्थाओं की गुलामी को खारिज कर देते हैं, जब वो केंचुआ की गुलामी को भूल जाते हैं। इंडिया गठबंधन को एक बार फिर झटका दिया गया है, लेकिन लोकतंत्र और संविधान बचाना है तो विपक्ष को लड़ना होगा, और ये लड़ाई चुनावों में हिस्सा लेकर नहीं जीती जा सकती। न्यायपालिका, मीडिया, चुनाव आयोग, ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्यूरोक्रेसी से लड़कर इंडिया गठबंधन जीत जाए, ये संभव नहीं है। दिल्ली का चुनाव आ गया है, कांग्रेस के लिए बड़े फैसले लेने का वक्त है। क्या वो दिल्ली में चुनाव लड़ेगी या कोर्ट जाएगी? हरियाणा में कांग्रेस हारी तो उसने कुछ आरोप लगाया था, चुनाव आयोग ने जवाब दिया था कि सब ठीक है, ज्यादा बकवास न करो, और तब कांग्रेस ने कहा था कि हम कोर्ट जाएंगे। ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि हम इस परिणाम को स्वीकारते नहीं हैं। तमाम साजिशें करते हुए चुनाव आयोग को यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि उस पर से जनता का भरोसा टूटने लगा है, काफी हद तक टूट चुका है, वो सवालों के घेरे में है। आने वाले दिनों में उसके खिलाफ जनता विद्रोह न कर दे, इसके लिए जरा सावधानी बरतें, और उस विद्रोह से पहले महाराष्ट्र का रिजल्ट एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। बाकी पिछले कई दिनों से मैं लगातार एक ही बात कह रहा हूं कि चुनाव में होगा वही जो राजीव ने रच रखा है। कहा जाता है ना कि हुई है वही जो राम रची रखा, तो आज भारतीय लोकतंत्र के राम यही है, चाहे भले बदनाम है, लेकिन यही राम है जो इन्होंने रच दिया, वही चुनाव परिणाम आने वाला है। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।